अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उन लोगों के लिए तो है ही जिनको उनके कमेंट्स के रिस्पांस मिलने वाले हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में बैंक से रिलेटेड बहुत से कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी, यूरो कंट्री कोई भी हो। अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि आउट ऑफ कंट्री से अगर हम रेमिटेंस भेजते हैं तो लाजमी है कि जिसको हम रेमिटेंस भेज रहे हैं उसका रेमिटेंस अकाउंट ही हो या किसी दूसरे अकाउंट में भी हम भेज सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर तो रेमिटेंस अकाउंट उन्होंने ओपन करवाया हुआ है फिर तो कोई मसला नहीं है, आप रेमिटेंस ईजिली भेज सकते हैं क्योंकि उसका मकसद ही रेमिटेंस रिसीव करना है। लेकिन अब अगर किसी ने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है रेमिटेंस के अलावा, तो डिपेंड करता है कि उसने सोर्स ऑफ इनकम क्या दिया हुआ है और पर्पज़ ऑफ अकाउंट क्या दिया हुआ है। यानी कि अगर उसने सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है सैलरी और पर्पज़ ऑफ अकाउंट उसने बताया हुआ है कि ये मैंने सैलरी रिसीव करने के लिए इस अकाउंट को ओपन करवाना था या करवाया हुआ है, अब आप उसमें कंटिन्यूसली रेमिटेंस अगर भेजे जाएंगे तो फिर उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है उस अकाउंट का मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से अकाउंट होल्डर को मसला होगा। ठीक है, अगर तो कोई बिजनेस पर्सन है और उसकी इन आउट होती रहती है और जाहिर बात है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स सम टाइम अब्रॉड से भी हो जाती है, अगर 2-4 लाख की रेमिटेंस आ भी जाती है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है कि आप जिसको रेमिटेंस भेज रहे हैं उसका अगर रेमिटेंस अकाउंट नहीं है तो उसने कौन सा अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और किस मकसद के लिए करवाया हुआ है, इसके अलावा उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों की बेस पे ही जो है वो डिपेंड करता है और बैंक वाले देखते हैं कि इसको जो रेमिटेंस रिसीव हो रही है वो जस्टिफाई है या नहीं। नेक्स्ट है जी, अच्छा मिस अनीला जो है ना वो अपनी एवरेज कंप्लीट करके ही रहेंगी। अच्छा, इन्होंने कहा है जी संडे को आप भी करना एक बार। अच्छा ठीक है, आज मैं आपको लाजमी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो एवरेज निकलेगी। इन्होंने कहा कि 43 डेज़ तक इनके अकाउंट में 8 लाख रुपीज़ थे, तो उस लिहाज से अगर 25,000 रुपये अकाउंट में मेनटेन रखने की एवरेज हो तो हमारी तो एवरेज 1376 दिनों की कंप्लीट है। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि सुनने में आ रहा है कि जुलाई से मुकम्मल करंट अकाउंट का मेंटेनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा, 75,000 या 2.5 लाख हो जाएगा। अगर हो जाए फॉर एग्जांपल तो 75,000 होगी। अभी हमारी 565 दिन की एवरेज कैसे होगी, यानी कि अच्छा ये मैं सारी चीज़ें आपको सिंपली एक चीज़ दिखा देती हूँ, कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। चाहे इसका मेंटेनिंग बैलेंस 75,000 हो जाए, 2.5 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए, आपने सिंपली क्या करना है। अब देखें, सिंपल आपके 8 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब 8 लाख रुपए आपने 43 डेज़ रखे हैं, हम इसको 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने डे एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो देखना होता है। अब 8 लाख जो है वो आपके 43 डेज़ तक मेंटेन रहे हैं, यानी कि आपका 34,400,000 तक का जो है वो टोटल हो गया। ठीक है, अब इसको हमने एवरेज निकालनी है 25,000 तक की, क्योंकि हमने 25,000 मेंटेन करना था। तो सिंपली आपने इसको 25,000 से डिवाइड कर देना है। आपके पास 1376 की दिन आए हैं, ये आपके पास दिन आए हैं कि ये आपकी जो एवरेज अब बनी हुई है 43 डेज़ तक अगर आपके 8 लाख रुपीज़ रहे हैं तो हमने 25,000 के हिसाब से अगर हम निकालें तो आपकी एवरेज 1376 दिनों की बन गई हुई है। यानी कि 1376 में से अगर आप 43 जो हैं, यानी कि 43 डेज़ तक आपने जो 8 लाख रुपए रखे थे उसको हम माइनस कर दें, बाकी आप 1333 दिनों तक अगर ज़ीरो बैलेंस भी रखती हैं तो आपकी एवरेज जो है वो 25,000 ही रहेगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें 8 लाख रुपए जो है वो आपके रखे हुए थे 43 डेज़ तक। अब अगर 40,000 कंडीशन आ जाती है तो आपने अगर 40,000 की मीन के एवरेज निकालनी है, आपने इसको 40,000 से डिवाइड कर देना है। अगर ये 70,000 की हो जाती है, जैसे कि आप कह रही हैं कि आगे जाके 70,000 की होने का खदशा है, तो 70,000 से आपने डिवाइड कर देना है सिंपली, तो आपके पास 491 दिनों की आ जाएगी। तो ये आप इतनी दूर की जो है वो प्रिडिक्शन ना करें, जब ये चेंज होगी तो हम खुद ही देख लेंगे कि यानी कि उस वक्त जो है वो हम चेक कर लेंगे कि आपकी एवरेज कितनी बनी है। ठीक, अब मैंने आपके कहने से वीडियो के अंदर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। एनी हाउ आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ये जो कहते हैं कि ज़कात एग्जाम्पशन फॉर्म जो है वो बैंक में जमा हो सकते हैं रमज़ान से पहले, क्या जमा हो सकते हैं क्या? अच्छा, ये मैंने जब ज़कात एग्जाम्पशन की वीडियो बनाई थी पिछले साल, मैंने इस साल नहीं बनाई क्योंकि वही सेम ही वीडियो थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं थी, तो इस वजह से मैंने दोबारा नहीं बनाई। एनी हाउ ये इसकी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ज़कात एग्जाम्पशन के जो फॉर्म हैं वो शबान से पहले आपके रिसीव किए जाते हैं, यानी कि शबान के बाद रमज़ान आना होता है।
है, शबान के महीने में आपसे ज़कात एग्ज़म्पशन के फॉर्म नहीं लिए जाते। अगर वो लिए भी जाएंगे तो वो अपडेट नहीं करवाए जाएंगे। शबान से पहले जितने भी फॉर्म रिसीव होंगे वो अप्रूव हो जाएंगे, और अप्रूव होने के बाद जो भी रमज़ान आएगा, यकम रमज़ान को आपकी ज़कात एग्ज़म्प्ट हो जाएगी, आपकी ज़कात नहीं कटेगी। अब जो है वो शबान का महीना चढ़ गया, अलबत्ता तो कोई भी बैंक आपसे शबान के महीने में फ़ॉर्म नहीं लेगा, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि अगर रमज़ान से पहले हमारा फ़ॉर्म ले लिया है तो इसी रमज़ान में हमारी ज़कात नहीं कटेगी और हमारा फ़ॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इसी गलतफ़हमी को दूर करने की वजह से कोई भी बैंक शबान के महीने में ज़कात एग्ज़म्पशन के फ़ॉर्म नहीं लेता है, शबान से पहले तक लेता है। जब यकम रमज़ान गुजर जाती है तो आप सेकंड रमज़ान या थर्ड रमज़ान या कभी भी जाके जब फ़ॉर्म देंगे ज़कात एग्ज़म्पशन के लिए, तो वो फिर अगले रमज़ान के लिए आपका अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक दफ़ा ही ज़कात एग्ज़म्पशन का फॉर्म देना होता है और वो लाइफ टाइम के लिए आपकी ज़कात एग्ज़म्पशन को मार्क करवा देता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आपने अगर डिटेल में जानना है तो मेरी ज़कात एग्ज़म्पशन वाली वीडियोस देख लें, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अब आओ तो फिर हम बैंक में कॉल करें, फेक बोल दें कि अकाउंट खुलवाना है, 1200 मिलियन जमा करवाना है, तो वो हमें भी प्रोटोकॉल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, पिछले कमेंट में मुझे आया था कि 650 बिलियन उसके अकाउंट में मौजूद हैं और बैंक का मैनेजर जो है वो उसके पास जाके सारे काम करता है। ज़ाहिर बात है, देखें, जब आप किसी कस्टमर का इतना ज़्यादा डिपॉजिट होता है ना किसी बैंक में, तो ब्रांच मैनेजर क्या, एरिया मैनेजर भी जो है वो उसके घर जाके उसकी खैरियत रहता है और सारे सर्विसेज जो है वो उसको बिठा के देता है। आप ये जो फेक बोलने का कह रहे हैं, ये अगर आपने इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में अगर बोलेंगे भी, 1-2 मिलियन का तो 1-2 मिलियन का तो वो यकीन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा अमाउंट का बोलेंगे तो ऐसे ही नहीं आपके बोलने से वो अकाउंट खोल देंगे। आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी आपके, बल्कि अगर आप इतनी ज़्यादा अमाउंट बोलेंगे तो आपके बिज़नेस की प्रॉपर जो है वो विजिट रिपोर्ट बनेगी। एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और इवन के हो सकता है कि इसके ऊपर का सीनियर बंदा भी आपके बिज़नेस को विजिट करे। तो बैंक वाले बेचारे पागल नहीं बैठे हुए, हाँ थोड़े से होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते। नेक्स्ट है जी, बैंक में जाऊँ, बैंक वाले जीमेल ऐड कर देंगे, क्या तरीका होता है? जी बिल्कुल ऐड कर देंगे। आप बैंक में जाएँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी ले जाएँ, उनसे कहें कि मुझे अपने अकाउंट की डिटेल में जीमेल जो है वो ऐड करवाना है, और ताकि जो है वो मुझे एसएमएस के साथ साथ अगर मेरे मोबाइल में कोई मसला हो या कुछ भी ऐसा मसला हो तो मुझे ईमेल के तौर पे भी मेरा ओटीपी वगैरह रिसीव हो जाए, तो वो ज़रूर आपका अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है जी, मैडम जी, आपके घर में किसी रिलेटिव की कोई बैंकिंग बात पूछनी हो तो आप बोला करेंगे, बाद जो भी हो कमेंट करना, संडे को बताना। लेकिन मैं अपने रिलेटिव को ऐसे नहीं कह सकती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो घर में तो सच ऐसे ही है कि बस ठीक है, हमारे पास नॉलेज है, अगर कोई मसला होता है तो घर वाले मुझसे पूछ लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है जी, अगर जॉइंट में भी मुकम्मल करंट हो, जॉइंट में भी 25,000 एवरेज कैलकुलेट होगी, 1 लाख पर 4 दिन एवरेज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जॉइंट अकाउंट तो देखें ये अकाउंट पे बेस करता है, अब अकाउंट में कितने मेंबर्स हैं, पार्टनरशिप अकाउंट है या फिर जॉइंट अकाउंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। अकाउंट की एक कंडीशन है कि 25,000 आपने मेंटेन रखना है, तो वो कंडीशन ही है। आप चाहे उस अकाउंट को 10 बंदे चलाएँ या 2 बंदे चलाएँ, वो कंडीशन मेंटेन आपको करनी होगी। नेक्स्ट है 2025 में जो बैंकों में जॉब आई हैं उनके बारे में अप्लाई करने की वीडियो बना दें। देखिए, मैं जॉब के बारे में ना अप्लाई करने की वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आपने जिस बैंक में भी अप्लाई करना है, अलबत्ता तो आपको मैं टिप दूंगी, rozi.pk पे अपनी प्रोफाइल बनाएं ऑफिशियल, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन पे अपनी प्रोफेशनल फ़ाइल बनाएं, यहाँ पे लाजमी आप प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को एक्टिव रखें और वहीं पे ही यानी कि उसी चैनल के थ्रू आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करें। वो खुद ही आपको कंसर्न बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल करें और आपको जो भी कॉल्स वगैरह आनी होगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, मेरे फादर का एनबीपी पेंशन अकाउंट है। अच्छा, इन्होंने कहा था कि मैं जैज़ कैश के ज़रिए जो है वो 25-30 हज़ार पे अपने फादर के पेंशन अकाउंट में भेज देता हूँ, तो कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल मसला है, क्योंकि पेंशन अकाउंट की जो मीन की डिटेल चेक की जाती है वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली की जाती है। उसका डिपार्टमेंट भी उसे चेक करता है और बैंक वाले भी चेक करते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर उनकी पेंशन आ रही है एनबीपी बैंक में, तो आप उनकी पेंशन ही आने दें, उसमें आप अपनी ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि ये उनके लिए आगे जाके मसला कर सकता है। आप अपना कोई अकाउंट ओपन करवा लें।
नेक्स्ट है न्यू जॉइंट अकाउंट खुलवाना था, ना चेकबुक एटीएम दोनों ले ली थी, 3 दिन बाद बैंक से कॉल आई, एक और चेकबुक भी, अच्छा ये उन्होंने कहा है कि एक और चेकबुक भी आ गई थी और फिर चेकबुक जो है वो मैंने एक्टिव नहीं करवाई और मैं घर ले आया। अब जब पहली चेकबुक बंद होगी या ख़त्म होगी तो फिर मैं दूसरी को एक्टिव करवा लूँगा। तो देखें ऐसा नहीं होता, चेकबुक जब आप ब्रांच से रिसीव करते हैं आपको नहीं पता होता, बैंक वाले यानी कि ब्रांच वाले जो होते हैं वो आपको चेकबुक एक्टिव करके ही आपको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। अगर तो चेकबुक आपको घर में डिलीवर होती है या बाय पोस्ट आती है तो फिर आपको उसको हेल्पलाइन या फिर बैंक में विजिट करके एक्टिव करवाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप ब्रांच से रिसीव कर रहे हैं तो वो आपको एक्टिव करके देंगे। हो सकता है उनसे डुप्लीकेट अप्लाई हो गई हो तो इसका कोई इशू नहीं होता, मुझसे भी अक्सर डुप्लीकेट अप्लाई हो जाती थी सिस्टम एरर की वजह से। नेक्स्ट है डॉक्टर आफिया बतुल का कि माई स्टाफ इन ऑर्डर टू चार्ज फीस फ्रॉम सम पेशेंट से डैट इफ़ वी सेंड मनी फ्रॉम अब्रॉड टू योर अकाउंट डैट अकाउंट विल नॉट बी क्लोज्ड ETC। अच्छा ये ना डॉक्टर आफिया मुझे आपकी बात ना समझ तो आ गई है, लेकिन किस सेंस में आपने ये बात की है वो मुझे समझ नहीं आई कि वो आपके पेशेंट से ये कहते हुए फीस चार्ज कर रहे हैं कि अगर वो अब्रॉड से आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो वो बंद नहीं होगा। तो इस चीज़ की मुझे ज़रा समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर सकूं। और बाकी अकाउंट बंद होने की बात, तो आप यहाँ से भी अगर लोकली भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है जी सिस्टर मेरा लाइट बैंक में फ्रीलांस सेविंग अकाउंट है। अच्छा इनका मैंने कमेंट रीड किया है, इन्होंने कहा है कि मेरा फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट है, 1 लाख रुपया मैंने 1 साल से जमा करवाया हुआ है लेकिन कोई मुझे प्रॉफिट नहीं आया है, पूरी स्टेटमेंट मैंने चेक कर ली है। तो देखिए हो सकता है कि लाइट बैंक ने अपने फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट के ऊपर रेट ही इतना कम रखा हुआ हो कि वो होना ना होना बराबर हो, ठीक है। आपने जब से 1 लाख रुपये रखा हुआ है आप अपने पूरे साल की स्टेटमेंट चेक करें, ठीक है, उसमें स्पेशली जनवरी की और जुलाई की ये 2 महीने की स्टेटमेंट लाजमी चेक करें, कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। अगर नहीं है तो हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म करें, अगर हेल्पलाइन वाले भी आपको कंफर्म नहीं करते हैं तो आप ब्रांच विजिट करें और उनसे कंफर्म करें कि फ्रीलांस सेविंग अकाउंट के ऊपर क्या प्रॉफिट मिलता भी है या नहीं, यानी कि उसका रेट क्या है। अगर रेट है तो फिर मुझे 1 लाख के ऊपर कोई मुनाफा क्यों नहीं मिला है, ये आपको बैंक वाले ही जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है जी मेरा ऑलरेडी करंट अकाउंट है UBL में, तो अब क्या मुझे अलग से महाना आमदनी अकाउंट बनवाना होगा या वो करंट अकाउंट को ही महाना आमदनी में कन्वर्ट कर देंगे? जी बिल्कुल आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने करंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट में, ये UBL में अब ऑप्शन आ गई हुई है। नेक्स्ट है जी मैम मैंने RDA अकाउंट ओपन किया है, आपसे पूछना है कि वीज़ा प्लेटिनम कार्ड के चार्जेस क्या हैं और चिप CIP लॉन्च इस्लामाबाद में एक्सेस है। जी बिल्कुल प्लेटिनम कार्ड के ज़रिए आपकी डिफरेंट CIP लॉन्च के ऊपर एक्सेस होती है, ठीक है। तो प्लेटिनम कार्ड के ऊपर तो होगी, दूसरा जो चार्जेस हैं वो RDA अकाउंट के डिफरेंट होते हैं। स्पेशली RDA अकाउंट का जो कार्ड होता है वो आपको लोकली डिलीवर नहीं होता है, वो आपको अब्रॉड में डिलीवर होता है और उसके 5-10 हज़ार रुपये चार्जेस होते हैं PKR के अकॉर्डिंगली। तो इसके जो चार्जेस हैं RDA अकाउंट के वो कार्ड के यहाँ पे शो नहीं होंगे, प्लेटिनम कार्ड के जो मैंने चार्जेस यहाँ पे बताए हैं वो वही होंगे। इसके अलावा RDA में जो आपको सर्विस दी जाती है या डिलीवर किए जाते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो इस वीडियो में यानी कि मैदान बैंक की जो मैंने डेबिट कार्ड की एनुअल चार्जेस की वीडियो बनाई हुई है, इसमें जो मैंने आपको प्लेटिनम कार्ड के चार्जेस बताए हुए हैं चार्जेस वही होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं क्योंकि कुछ बैंक 5,000 या 10,000 आपको कार्ड डिलीवर करने के चार्जेस लेता है। अब निदान बैंक लेता है या नहीं ये आपको कंफर्म करना होगा। नेक्स्ट है मेरे अकाउंट दिन में कोई 8-10 चेक डिफरेंट ब्रांच में से विड्रॉ होते हैं, कोई मसला या कोई नोटिस तो नहीं निकलेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपका अगर कोई बिज़नेस है और आप पेमेंट करते हैं डिफरेंट लोगों को तो वो ज़ाहिर बात है वो जहाँ से मर्ज़ी कैश करवाएं या अपने चेक विड्रॉ आपका चेक कहीं से भी विड्रॉ करवाएं, ये कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी 100 पेज वाली चेकबुक है मेरे पास, क्या 250 पेज वाली भी होती है? नहीं 250 पेज वाली नहीं होती है, 10 लीव्स की होती है, 50 लीव्स की होती है, 25 लीव्स की होती है और 100 लीव्स की होती है। नेक्स्ट है टॉप 5 बैंक पर वीडियो बनाओ, किस बैंक के अकाउंट करंट में, सेविंग में, इस्लामिक में, टर्म डिपॉजिट किस में, कौन सा अकाउंट अच्छा रहेगा, बैंक कौन सा है? देखें पता है क्या सब ही बैंक अच्छे हैं। टॉप बैंक्स में आप कह सकते हैं HBL है, निदान बैंक है, UBL है, MCB है, अलाइड बैंक है और इन सब के ऊपर मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर इनकी वीडियोस बनाई हुई है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखें कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी सर्विस चाहिए, आपको करंट कैटेगरी में चाहिए, अकाउंट सेविंग में चाहिए, कन्वेंशनल में चाहिए, इस्लामिक में चाहिए, नियर चाहिए, दूर चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की नीड पे कि आपकी क्या डिमांड है। नेक्स्ट है अलाइड इजी करंट सैलरी के लिए ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, इसमें सैलरी आएगी प्राइवेट या गवर्नमेंट जिस जगह से मर्जी
लेनी हो जी बिल्कुल आ जाएगी। अलाइड इजी करंट अकाउंट में मेंटेन बैलेंस कोई नहीं है, अच्छा बैलेंस 0 है या 1000 SMS सर्विस फ्री है, बाकी भी सर्विस। अलाइड इजी करंट अकाउंट के ऊपर आई थिंक सो कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, अदरवाइज मैं 2025 के अकॉर्डिंगली भी अलाइड इजी करंट अकाउंट के ऊपर वीडियो बना दूंगी। इस्लामिक बैंक्स का नहीं बताया है जी बिल्कुल, मैंने ये प्रॉफिट रेट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब मैंने मिज़ान बैंक की भी, यानी कि मिज़ान बैंक एक इस्लामिक बैंक है, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने 3 साल पहले एक बैंक से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिए थे और अब जुलाई से उन पर मेरा माहाना मुनाफा मुसलसल गिरता जा रहा है। क्या ये बैंक ऑपरेटर की गलती से ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने सुना था कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह अपनी जगह पर बरकरार रहती है। मैंने बैंक जाकर पूछा तो जवाब मिला कि हर माह का अपना मौजूदा शरह से मुनाफा लगेगा, वरना तो एक ही मुस्तकिल शरह पर तो सूद और हराम के ज़मरे में आता है। बराए मेहरबानी जवाब बनाए फरमाएं। अब वो बैंक कौन सा है, आपने इस्लामिक लिया था या कन्वेंशनल लिया था? अगर आपने कन्वेंशनल ब्रांच से लिया था तो उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं होता है, आपको रेट फिक्स करवाना होता है, ठीक है। ये TDR जो आप नॉर्मली करवाते हैं ना, इसमें रेट्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब भी आप TDR करवाया करें ना, स्पेशल रेट ले के करवाया करें। स्पेशल रेट क्या होता है, अगर आपको आधा % भी स्पेशल रेट ज़्यादा मिल जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है कि आपने जैसे 3 साल के लिए फ़िक्स करवाया है, वो स्पेशल रेट फिर आपका 3 साल तक चलता है, वो रेट अप्रूव्ड होता है और वो रेट ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर बाहर रेट्स चेंज हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट फिर आपके टर्म डिपॉजिट पे नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने नॉर्मली जो भी रेट चल रहा होगा उस पर अगर टर्म डिपॉजिट फिक्स करवा देते हैं तो फिर वक्त के साथ साथ अगर प्रॉफिट रेट्स में चेंजेस आती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके फिक्स डिपॉजिट के रेट्स में भी चेंजेस आती रहेगी। लेकिन कोशिश किया करें जब भी आप टर्म डिपॉजिट लें तो अपना जो रेट है वो स्पेशल रेट लगवाया करें। स्पेशल रेट क्या होता है कि BM या RM जो है वो आपकी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये बंदा जो है वो इस रेट से, यानी कि बेस रेट से बढ़ के रेट चाह रहा है, उसकी अमाउंट ज़्यादा, यानी कि अगर आपकी 5 लाख या 10 लाख है अमाउंट, तो फिर आप स्पेशल रेट अप्रूव करवा लिया करें। 1-2 दिन में अप्रूवल आ जाती है और फिर आपका स्पेशल रेट पे ऊपर जो है वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। अब उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। अगर बाद में रेट उस स्पेशल रेट से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका रेट वही रहेगा जो आपने स्पेशल रेट लिया था, लेकिन अगर बाद में रेट कम हो जाते हैं तो फिर आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपका स्पेशल रेट सेम ही रहेगा जो आपने लिया हुआ था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, क्या UBL आसान करंट अकाउंट को मुकम्मल करंट अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है आप बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि मिज़ान में भी आप आसान अकाउंट को नॉर्मल एक अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बैंक में अगर Gmail ऐड हो पर जब अगर कैश विड्रॉ या डिपॉजिट भी करें तो ट्रांजैक्शन हमको Gmail आएगी? जी बिल्कुल, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के जो मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव होते हैं अगर आपने ईमेल ऑन किया हुआ है। जैसे कुछ बैंक्स में होती है ऑप्शन कि आपको SMS भी आ जाता है और आपको मेल भी आ जाती है। कुछ बैंक्स में होता है कि आपने खुद सेलेक्ट करना होता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको SMS आए या आपको ईमेल आए। जैसे अलाइड बैंक में है, उसमें आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की सेटिंग में जाके आप कंफर्म करते हैं कि आपको SMS के थ्रू OTP वगैरह चाहिए या ट्रांजैक्शन मैसेजेस चाहिए या ईमेल के थ्रू चाहिए, तो वहाँ पे आप जाके उसको कंफर्म करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और उस बैंक की जो है वो तरीक़ेकार क्या है। नेक्स्ट है जी, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और उसमें से एक सवाल भी अगर आपसे रिलेट करता होगा तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैं आपके लिए बहुत एफर्ट करती हूँ, आपके एक एक कमेंट का रिस्पॉन्स करती हूँ, जबकि यूट्यूबर्स जो हैं बस वीडियोज़ अपलोड करते जाते हैं और उनको अपनी ऑडियंस से ज़रा सरोकार नहीं होता कि उनके क्वेश्चंस क्या हैं, उनकी क्यूरीज क्या हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है उनकी वीडियोज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की या नहीं। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही हूँ, लेकिन जो मैं करती हूँ मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो बनाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसकी एडिटिंग बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो रिवॉर्ड के तौर पे मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और उन लोगों के साथ शेयर कर दिया करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है इस तरह की इन्फॉर्मेशन की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।